स्वागत है आपका जीनियस एकेडमी साइंस रेगुलर क्लासेस के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम इस छोटे से वीडियो के अंदर क्लास 10th साइंस से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन को अपन इस वीडियो के अंदर हल करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है ना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों, और क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक है तो आप बिना देरी के अगर चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आपको घर बैठे आपके मोबाइल स्क्रीन पे आपको मिल सके दोस्तों, ठीक है ना। तो बिना देरी के अपन शुरू करते हैं, और दावा है, गारंटेड बात है कि ऐसे ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही जल्द देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें, और 10th के जो छात्र हैं उनको तो बिल्कुल भी स्किप करना ही नहीं है वैसे ही, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे कि इस वीडियो के अंदर जो पहला क्वेश्चन हमारे पास सामने आने वाला है वो है कि क्या होगा यदि मादा की अंडवाहिनी को शल्य क्रिया द्वारा बाय द ऑपरेट उसको काटकर जो है अलग कर दिया जाए, पृथक कर दिया जाए, ठीक है ना। देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो अपन को यह जानना होता है कि अंडवाहिनी जो होती है इसको और किन किन नामों से जाना जाता है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार एग्जाम में फैलोपियन नलिका के नाम से क्वेश्चन आता है, तो देखिए इसको फैलोपियन नलिका, ठीक है ना, अंडवाहिनी को फैलोपियन नलिका भी कहते हैं दोस्तों, और इसी को यूटेराइन ट्यूब भी कहते हैं। यूटेराइन, याद रख लेना, यूटेराइन ट्यूब भी इसको हम कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो यूटेराइन ट्यूब अंडवाहिनी को कहते हैं, फैलोपियन नलिका भी अंडवाहिनी को कहते हैं। अब होगा क्या, क्योंकि अंडाशय से जो अंडवाहिनी जो निकलती है वो यूट्रस का निर्माण करती है, गर्भाशय का निर्माण करती है। पिछले वीडियो के अंदर आप देख लेना, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने पढ़ाया था उसमें मादा जनन तंत्र को बहुत ही अच्छे से डिटेल से मैंने उसको पढ़ाया था, तो उसमें आप डायग्राम देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा यदि मादा की अंडवाहिनी को शल्य क्रिया द्वारा काटकर अलग कर दे, तो नॉर्मल सी बात है कि मादा जो है वो गर्भ धारण नहीं करेगी, मादा जो है गर्भ धारण नहीं करेगी दोस्तों। यानी कि वो महिला जिसकी अंडवाहिनी को काटकर अलग कर दिया गया है या धागे से बांधकर बेंड कर दिया गया है, ठीक है ना, तो फिर वो महिला जो है क्या नहीं करेगी, प्रेगनेंसी को वेल नहीं कर पाएगी दोस्तों, ठीक है ना, तो गर्भ धारण नहीं कर पाएगी। सिंपल सा छोटा सा वन वर्ड टाइप क्वेश्चन है ये दोस्तों, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है अपरा नली क्या है। अब इसके भी नाम याद रख लेना, अपरा नली को प्लेसेंटा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। अपरा नली को प्लेसेंटा कहते हैं, और यही प्लेसेंटा जो है जैसे ही मादा के मतलब जो है अंडवाहिनी के अंदर, ठीक है ना, या मादा में अंडे का निर्मोचन हो जाता है, एक जो है फ्यूज हो जाता है स्पर्म से, तो फिर है ना धीरे धीरे जैसे वो गेस्टुला ब्लास्टुला मोनुला ऐसी स्टेज को वो आगे वेरी करता हुआ जब वो एम्ब्रियो बनता है तो गर्भाशय के अंदर रोपित हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पे पूछा गया क्वेश्चन है कि मादा के कौन से भाग में भ्रूण का रोपण किया जाता है, तो वो है गर्भाशय यानी कि यूट्रस, ठीक है ना। तो यूट्रस के अंदर जैसे ये जो है बेबी बनने के लिए जो पहले स्टेज जो होती है वो एम्ब्रियो डेवलप होता है, तो उस समय गर्भाशय की ही लेयर से, क्योंकि गर्भाशय के अंदर 3 परतें होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम दोस्तों, ठीक है ना। तो वहां आप उस पुराने वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें डिटेल बता रखी है। तो फिलहाल अपन यहाँ पे अपरा नली को जानते हैं कि अपरा नली जो होती है प्लेसेंटा इसको भी कहते हैं, यानी प्लेसेंटा के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या करती है कि भ्रूण को दोस्तों, भ्रूण को पोषण प्रदान करती है दोस्तों। ये नलिका क्या काम करती है कि जो उस महिला मादा के शरीर के अंदर, यूट्रस के अंदर जो बच्चा पल रहा है, जो बेबी चाइल्ड जो है वो पल रहा है, तो उसको मतलब जो न्यूट्रिशन किससे मिलेगा, इसी यूटेराइन ट्यूब से, सॉरी इसी अपरा नली से, प्लेसेंटा से उसको मिलने वाला दोस्तों, ठीक है ना। तो अपरा नली को प्लेसेंटा भी कहते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि नर जनन हार्मोन और मादा जनन हार्मोन क्या है। कई बार मैंने वीडियो के अंदर, कई पुराने वीडियो के अंदर भी मैंने बार बार इन पे जोर दिया, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे है ना बहुत ही बड़ा मतलब जो कंफ्यूजन उसके दिमाग में होता है। देखिए मादा के हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि जनन हार्मोन पूछे जा रहे हैं। वैसे तो नॉर्मल हार्मोन भी और ढेर सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है छात्रों, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना बेटा, ठीक है ना। अगर आपको जनन हार्मोन पूछा है तो जनन हार्मोन ही बताने हैं। जैसे कि मादा के अंदर एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, ठीक है ना। नर के अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है। अब बच्चे क्या करते हैं, मादा का हार्मोन नर में लिख के आ जाते हैं, नर का हार्मोन मादा में लिख के आ जाते हैं। अब भैया नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। और डायग्राम के अंदर भी ध्यान दे लेना, अगर आपने जो नाम कंफर्म है वही लिखे, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन चल रहा है माइंड के अंदर,
नेगलेक्ट करें इसको, ठीक है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि 10 नाम होने चाहिए लेबलिंग करते समय कि भाई 8 होने चाहिए, 6 होने चाहिए, 7 होने चाहिए, डज नॉट मैटर, ठीक है ना। आपका डायग्राम अच्छा होना चाहिए और एक दो जगह नाम आपने अगर बिल्कुल फिल कर दिया ना सही ढंग से तो गारंटेड बात है आपको नंबर पूरे मिलते हैं। लेकिन आपने कंफ्यूजन में अगर गलत लिख दिया, क्योंकि डायग्राम के अंदर भी बच्चे ना कई बार कंफ्यूजन से नाम इधर उधर लिख के आ जाते हैं, फिर वो पूरा रॉन्ग होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। जनरल हार्मोन की अगर बात करें तो नर का जो जनरल हार्मोन होता है वो होता है, नर के अंदर होता है दोस्तों टेस्टे या टेस्टिस्टिरोन, ठीक है ना, टेस्टिस्टिरोन, ठीक है। और मादा के अंदर दो हार्मोन होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन दोस्तों, ठीक है ना। तो एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, मादा के अंदर जो मीनाकी थैलाकी प्यूबर्टी यानी कि यौन आरंभ को डेवलप करता है दोस्तों। यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि मादाओं में खूबसूरती का प्रतीक माना जाता है इस हार्मोन को, ठीक है ना। सौंदर्य वर्धक हार्मोन भी एस्ट्रोजन को अपन कहते हैं। जबकि प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो गर्भाशय की जो थीका इंटरनेट सेल्स होती है वहां से वो रिलीज होता है, और ये हार्मोन मादा में मिल्क ग्लैंड को एक्टिव करके उसमें मिल्क का प्रोडक्शन करता है दोस्तों, ठीक है ना। तो अब चलते हैं आगे। अलैंगिक जनन की विधियां कौन कौन सी है दोस्तों। अलैंगिक जनन और पुष्पित पादपों में लैंगिक जनन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों। दोनों आपको तैयार करने हैं बहुत ही अच्छे वे में, ठीक है ना। पुष्पित पादपों में लैंगिक जनन पूछा जा सकता है जिसमें एक लिंगाश्री और द्विलिंगाश्री, ठीक है ना। पौधे कौन से होते हैं और उनके उदाहरण एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर फिलहाल अलैंगिक जनन की विधियां पूछी हैं। तो देखिए अलैंगिक जनन की अगर बात करें तो अमीबा के अंदर होता है द्विखंडन। अमीबा के अंदर कौन सा होगा अलैंगिक जनन, द्विखंडन, याद रखना। स्पाइरोगाइरा या प्लाज्मोडियम के अंदर अगर बात करें अपन तो इसके अंदर होता है खंडन, खंडन, और इसे बहुविखंडन भी कह सकते हैं अपन दोस्तों, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर राइजोपस के अंदर बात करें, राइजोपस, ठीक है ना, तो राइजोपस के अंदर होता है बीजाणु समासन दोस्तों, बीजाणु समासन, ठीक है ना। तो ऐसे कई प्रकार के हैं, उत्तक संवर्धन है, ठीक है ना, कायिक परिवर्धन है, ये सब के सब जो है अलैंगिक जनन की विधियां है दोस्तों, ठीक है ना। और संक्षारण विकृत गंधिता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। संक्षारण में अपने पिछले वीडियो के अंदर बता चुका हूं कोलिशन क्या होता है और रेंसिटी क्या होती है दोस्तों। यानी कि संक्षारण का मतलब ये होता है कि कोई भी मेटल या धातु की जो वस्तु है, लोहा जो भी है, वो अगर खुले में रखा हुआ है तो वो एयर से रिएक्शन करके ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड की परत बना लेता है, इसी को संक्षारण कहते हैं, इसी को डेमिनेशन कहते हैं उस धातु का, ठीक है ना। और फिर मैंने आपको बताया था कि लोहा जो है, चांदी और लोहा, चांदी और कॉपर यानी कि तांबा, यही है ऐसी धातु जो सबसे ज्यादा संचारित होती है। चांदी काले रंग के अंदर जाएगी, लोहा पीले भूरे रंग के अंदर संचारित होता है, और तांबा जो कि हरे रंग के अंदर दोस्तों। प्लेटिनम और सोना जो कि बहुमूल्य धातुएं हैं, ठीक है ना, तो ये बहुत ही कम संचारित होती है, ना के बराबर संचारित होती है दोस्तों, ठीक है ना। अगली बात आती है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का मतलब ये होता है कि वही बात है कि फूड मटेरियल जो होता है, खाने पीने की जो वस्तु होती है, खाद्य पदार्थ जो होता है बेसिकली, ठीक है ना, वो अगर खुले में पड़ा है तो वो एयर से रिएक्ट करके उसमें जर्म्स अडॉप्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, बैक्टीरिया उसमें पनपने लग जाएंगे और वो खाना सड़ने लग जाएगा, यानी कि उसी को कहते हैं विकृत गंधिता। विकृत का मतलब होता है अलग प्रकार की, और गंध का मतलब है उसकी स्मेल, ठीक है ना। तो स्मेल चेंज हो जाती है, कई बार अपन देखते हैं, ठीक है ना। फ्रिज में आपने रख दिया, आप ये सोच के खा रहे हो कि फ्रिज में रखा है, लेकिन फ्रिज में रखने के बाद भी भोजन सड़ता है बेटा, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान दें, ताजा बना हुआ खाना ही खाएं। राइस वगैरह जो होते हैं ग्रामीण एरिया के अंदर क्या होता है कि रात को राइस बनते हैं, ठीक है ना, और उनको फ्रिज में रख दिया जाता है, सुबह अर्ली मॉर्निंग उसको वापस फ्राई करके उसको खाया जाता है। बाद में क्या समस्या होती है, बच्चों के अंदर वोमिटिंग और मतलब जो है डायरिया, ऐसे डिसऑर्डर देखे जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि वो विकृत हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो विकृत गंधिता को बचाने के उपाय भी हैं, संक्षारण को बचाने के उपाय भी हैं। संक्षारण को यशत लेपन, एनोडीकरण से अपन बचा सकते हैं, लुब्रिकेट का यूज करके, ग्रीस तेल जो भी स्नेहक है उनका अपन यूज करके धातु को बचा सकते हैं। लोहे के लिए रेड ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना, वो रेड ऑक्साइड अपन करने से वो संचारित बहुत ही कम होता है दोस्तों, ठीक है ना। एक चीज याद रख लेना, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि इस्पात क्या है। इस्पात क्या है दोस्तों, इस्पात को स्टील कहते हैं। इस्पात को क्या कहते हैं, स्टील, यानी कि लोहे के साथ, ठीक है ना, फेरस के साथ यदि आप कार्बन ऐड करते हो तो वो स्टील बन जाता है। ये एक बहुमूल्य धातु है और स्टील के अंदर बहुत ही
कम संक्षारण होता है, मतलब स्टील बहुत ही कम संक्षारित होता है, इसलिए ये महंगी वस्तुएं स्टील की बनी मिलती है मार्केट के अंदर, ठीक है ना। एनोडीकरण क्या है और यशलेपन क्या है, विकृत दंडिता, ठीक है ना। तो इसके आप प्रिवेंशन देख लीजिएगा कि विकृत होने से बचाने के लिए देखिए साधारण सी बात है कि हम नमक का भी अपन उपयोग करते हैं, ठीक है ना। नमक का उपयोग करते हैं, CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड का अपन उपयोग करते हैं, ठीक है ना। और नाइट्रोजन का भी अपन उपयोग करते हैं दोस्तों, क्योंकि पिछले वीडियो के अंदर वेपर्स वगैरह जो होते हैं उसमें नाइट्रोजन भरी जाती है, पढ़ा रखा है आपको, ठीक है ना। चलते आगे, एनोडीकरण यह संकल्पन क्या है। एनोडीकरण पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मतलब ये होता है कि एनोडीकरण स्पेसिफिक तौर पे एल्यूमिनियम के जो पात्र होते हैं, जो एल्यूमिनियम मेटल के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, उन्हीं पर ये विधि अपनाई जाती है। क्यों अपनाई जाती है, क्योंकि उन पर जंग नहीं आना चाहिए, वो डैमेज नहीं होनी चाहिए, तो उनको बचाने के लिए, एल्यूमिनियम जैसी बहुमूल्य धातुओं को बचाने के लिए, संक्षरण से बचाने के लिए एनोडीकरण किया जाता है। क्या करेंगे एनोडीकरण में, अरे भैया एल्यूमिनियम की जो धातुएं हैं उनसे बनी हुई वस्तुएं हैं, उन पर एल्यूमिनियम की ही मोटी परत चढ़ा दी जाती है, उसी को अपन कहते हैं एनोडीकरण, और कुछ नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। यह संक्षेपण अभी भी जस्ट बताया मैंने कि संक्षारण से बचाने के लिए धातु पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, किसकी, जिंक की, Zn की जस्ते की परत चढ़ा देंगे तो वो यह संक्षेपण हो जाएगा दोस्तों। मेंडल के नियम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, 3 नियम है इसके, मेंडल के 3 नियम है, बहुत ध्यान से सुन लेना। हालांकि मेंडल वाला पार्ट जो जेनेटिक्स वाला पार्ट है वो भी मैं बहुत जल्द डालने वाला हूं वीडियो के अंदर, तो वहां डिटेल पढ़ेगी, लेकिन इन शॉर्ट अपन बता देते हैं कि मेंडल जो थे जिन्होंने 8 सालों तक मटर के पौधे पर प्रयोग किए, और मटर का पौधा भी कौन सा, उद्यानी मटर, ना कि जंगली मटर दोस्तों, क्योंकि पाइसम सैटिगम के बारे में, लेथारियस ओरिएंटेनम के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मटर मेंडल ने जो अपने आनुवंशिक प्रयोग किए थे, जो एक्सपेरिमेंट किए थे जेनेटिक्स वाले, वो कौन सी प्रजाति थी मटर की, ठीक है ना, तो उद्यानी मटर, गार्डन टी मटर, ठीक है ना, तो वो पूछा गया था दोस्तों। तो मेंडल के 3 नियम हैं, ठीक है ना। प्रभाविता का नियम, जिसमें कुछ लक्षण प्रभावी होते हैं, कुछ छिप जाते हैं, प्रभावी होते हैं, ठीक है ना। और दूसरा है पृथक्करण का नियम, जिसमें जो संतति होती है, जो ऑफस्प्रिंग होती है, उसमें अलग अलग पीढ़ियों से भी जो है ट्रेड्स आ जाते हैं, जेनेटिक ट्रेड्स आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं, तो उसे पृथक्करण का नियम कहते हैं, या युग्मकों की शुद्धता का नियम भी अपन उसको कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। थर्ड नियम होता है कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसमें क्या होता है कि जो संतति होती है उनके अंदर कुछ जीन ऐसे होते हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसे आनुवंशिक लक्षण होते हैं जो किसी की पीढ़ी से नहीं आते हैं, वो उसी में उस संतति के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं, स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं दोस्तों, और फिर नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जाने के लिए वो फ्रीडम होते हैं, ठीक है ना, उसी को कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जाइलम और फ्लोएम क्या है दोस्तों, 2 प्रकार के उत्तक हैं, ठीक है ना, और ये जटिल उत्तक है जाइलम और फ्लोएम, ठीक है ना। जाइलम से याद रखना कि पेड़ पौधों के अंदर जल का परिवहन करते हैं, जबकि फ्लोएम फूड मटेरियल को पूरे प्लांट की सेल में पहुंचाते हैं दोस्तों। उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया क्या है, मतलब परबल अम्ल और परबल क्षार का अपन आपस में क्रिया करवाएंगे, यानी कि देख सकते हैं अपन HCl और NaOH, इसकी जब अपन अभिक्रिया कराएंगे तो साल्ट बनेगा और जल बनेगा, लवण प्लस जल बनेगा, इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। उभयधर्मी ऑक्साइड Al2O3 हो गया, ZnO हो गया, CaO हो गया, ठीक है ना, ये सब के सब उभयधर्मी ऑक्साइड है दोस्तों। क्यों, क्योंकि ऐसे ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय प्रवृत्ति शो करते हैं, दोनों ही प्रकार की प्रवृत्ति शो करते हैं, ठीक है ना, उनको उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, जैसे कि Al2O3 एल्यूमिनियम थर्ड ऑक्साइड कह सकते हैं, ZnO, ठीक है ना, और आपको K2O पोटेशियम ऑक्साइड और N2O, ठीक है ना, ये सब के सब क्या है, और CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब के सब क्या है, मतलब जो उभयधर्मी ऑक्साइड है। परबल अम्ल और परबल क्षार क्या है, परबल अम्ल की अगर बात आती है तो देखिए HCl परबल अम्ल है दोस्तों, HCl, इसके बाद में HNO3, HCl हो गया, HNO3 हो गया, और H2SO4 हो गया, इन तीनों के नाम आप देख लीजिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड जिसे सोडिक अम्ल कहते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड जिसे गंधक का एसिड कहते हैं दोस्तों। और अगर परबल क्षार की अगर बात आती है तो NaOH, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, ठीक है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, तो ये परबल जो है क्षार है और वो परबल अम्ल है। इसी प्रकार दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार भी होते हैं। दुर्बल अम्ल की अगर बात करें तो CH3COOH और H2S, ठीक है ना, ये दुर्बल अम्ल है। और दुर्बल क्षार की अगर बात करें तो देखिए Mg,
ठीक है ना, OH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये क्या है दुर्बल क्षार है दोस्तों, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ इस छोटे से वीडियो के अंदर 7-8-10 क्वेश्चन तो आपको समझ में आया होंगे दोस्तों, ठीक है ना। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार 10th क्लास से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स, टेक केयर।